जी दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत अरसे के बाद जो है मैंने सोचा कि आज थोड़ा-सा एक और रिव्यू दिया जाए और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ड्रामा के ऊपर, जिसे कि शाहकार ड्रामों में कहा जाता है। और हम ये देखेंगे कि उसे क्यों शाहकार कहा जाता है, किन बेसिस की वजह से ही इज़ स्टिल कॉल्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामा सीरीज़ ऑफ ऑल द टाइम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामा सीरीज़ ऑफ ऑल द टाइम। हम बात करने जा रहे हैं ब्रेकिंग बैड के बारे में। तो आइए उस पर थोड़ा-सा रिव्यू लिखते हैं। जी दोस्तों, मैंने बहुत सी जगहों पर देखा कि इसके बारे में बहुत रिव्यूज़ लिखे गए थे ब्रेकिंग बैड के बारे में। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा अपना हिस्सा इसमें डालती हूँ। लेकिन इसमें वही बात है कि पहले मैंने सोचा था कि एक प्लांटेड वीडियो होगी, मैं इसका बाकायदा तौर पर स्क्रिप्ट लिखूँगी और स्क्रिप्ट के ऊपर जो है मैं बात करूँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, स्क्रिप्टेड तो बहुत सारे आपको जो है रिव्यूज़ मिल जाएंगे जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को दिखा जाएगा। मैं इसको जर्नल क्यों रखती हूँ, बिल्कुल जैसे जर्नल टॉक है, द वे आई वॉच्ड इट, द वे आई फाउंड आउट, उसके बारे में हम इसमें बात करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जर्नल तबसरे के ऊपर। ब्रेकिंग बैड जो है 2008 से 2013 तक चला। 5 सीरीज़ इसकी बनाई गई थी, अमेरिकन सीरीज़ थी, और इसको विंस गिलिगन ने ही क्रिएट किया था। ही इज़ अ क्रिएटर, ही इज़ अ राइटर एंड ही इज़ बिहाइंड ऑल द टीम ऑफ डायरेक्शन एज वेल। ये तमाम टीम को वो लेकर चला था, और स्टार्टिंग में ही इसके रिव्यूज़ जो थे वो पॉजिटिव आना शुरू हुए, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोसीड करती गई ये क्रिटिकली एक्लेम्ड होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि एंड पर जैसे जैसे ये कंक्लूजन की तरफ जा रहा था तो क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने फिर डिक्लेयर कर दिया कि दिस ड्रामा सीरीज़ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामा सीरीज़ ऑफ ऑल द टाइम। और इसकी रैंकिंग स्टिल जो है 9.5 चल रही है। यही वजह है कि इसका स्पिन ऑफ भी आया, इसकी फीचर्ड फिल्म भी आई। स्पिन ऑफ जो था वो बेटर कॉल सॉल के नाम से आया, और जो फीचर फिल्म आई थी वो अल कैमिनो आई थिंक उसके नाम से आई थी। पर हर इतनी ज़्यादा इसकी अप्रिसिएशन के पीछे क्या था, उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। जी दोस्तों, इस ड्रामे को अपनी स्टोरी, लेकिन ख़ास कर अपने प्लॉट और अपनी डायरेक्शन, अपनी सिनेमाटोग्राफी, अपने कैरेक्टर्स, परफॉर्मेंसेस, इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और बेसिकली द सिंबलिज्म के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि एक सिंपल इंटैक्ट स्टोरी के थ्रू इतना ग्रैंडर जो है वो दिखाया गया। ग्रैंडर ऑफ प्लॉट था, ग्रैंडर ऑफ थीम्स था, ग्रैंडर ऑफ सिंबलिज्म है, एंड द ग्रैंडर ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट है। इतना सब कुछ एक साथ लेकर पूरी टीम उसको लेकर चल रही है। ये जैसे जैसे आप देखते जाते हैं इसकी एडिक्शन होती जाती है। यही वजह है कि लोग एंड तक इसके साथ क्वाइट एडिक्टेड रहे। स्टोरी जो है इसकी वो सिंपल है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में हमेशा की तरह नहीं जाती। जिसने देख लिया है वो जान लेगा, जिसने नहीं देखा है फ़ौरन से पहले वक्त निकालिए और ज़रूर जाके इस ड्रामे को देखिए। एंड आई बेट यू विल लाइक इट, यू विल सर्टनली लाइक इट। तो इसमें ऐसा है कि कहानी जो है वो एक अंडरपेड प्रोफेसर की है, केमिस्ट्री प्रोफेसर की है, और उसको अपने 50 इयर्स के बाद जो है वो डायग्नोज होता है 3rd डिग्री का जो है लंग कैंसर, जो कि ऑपरेट नहीं हो सकता है। और उसके बाद वो तमाम वो कोशिशें जो है वो करता है कि अपनी फैमिली के लिए वो कुछ अच्छे एसेट्स छोड़ के जाए। इस तमाम चीज़ों को लेकर वो कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है कि मज़ीद वो ड्रग्स जो है माफिया के साथ काम करना शुरू कर देता है। अपनी पावर को जैसे जैसे वो देखता है उसी तरह उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको एक्सपेंड करता है। यहाँ तक एक वक्त आता है कि वो ख़ुद हाथ में तमाम डिसीजंस को लेने की कोशिश करता है, और उसके क्या नतीजे निकलते हैं, उस कैरेक्टर जो है उनको किस तरह से फेस करता है, और उसके साथ साथ कौन से मेन कैरेक्टर्स जो हैं जो कि जुड़े हुए हैं, ही इज़ लाइक अ पिवट, वो उसको लेकर चल रहा है, उसके एक्शंस उसके ऊपर कैसे अफेक्ट होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने प्लॉट में डाली हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है प्लॉट का और कहानी का वो ये होता है कि कहानी जो है वो एक पूरा का पूरा एक स्टोरी लाइन है, और प्लॉट उस स्टोरी लाइन को स्टार्ट से लेकर एंड तक लेके जाने की तमाम सीरीज़ जो हैं इन एक्शन, उनके सीक्वेंस को बताता है। तो समटाइम कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, लेकिन उसका प्लॉट जो है वो इस कदर बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने के साथ साथ वो अपने अंदर एक मुकम्मल जो है वो एक स्टोरी जो है वो रखती है या उसको इंटैक्ट रखती है। सेम इज़ द केस विद ब्रेकिंग बैड। कहानी न्यू मैक्सिको में बनाई गई है और वहाँ की इमेजरी को फुली एक्सप्लॉइट किया गया है इसके अंदर। और इस कहानी में कि सिर्फ एक शख्स जो है, एक प्रोफेसर जो है वो एक मैथ यानी ड्रग जो है वो बनाने की कोशिश करता है,
और उसमें किस तरह से वो इन्वॉल्व होता है और इवॉल्व होता है, और उसके साथ जुड़े हुए जो हैं कैरेक्टर्स किस तरह से अफेक्ट होते हैं अपनी अपनी लाइन के अंदर। और ओबियसली इट्स अ वेरी टिपिकल वॉर जो है ड्रग लॉर्ड्स की या ड्रग कार्टेल्स की, और उसके साथ DEA की यानी कि पुलिस जो है इन्वॉल्व होती है। वो तो आपको एक टिपिकल सीन्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि ये इतनी एक टिपिकल स्टोरी के बावजूद भी बहुत खूबसूरती से बनाई गई और आज तक जो है लोग उसको याद करते हैं। उसके लिए जो मेन पिवट या पॉइंट है वो सबसे पहले तो उसकी सिनेमाटोग्राफी आती है। डायरेक्शन जो है वो ओवरऑल आपने एक प्रोडक्शन जो है उसको किस तरह से लेकर चलना है वो होता है, लेकिन उस तमाम सीक्वेंस को या उस प्लॉट को डायरेक्ट करते हुए उस पूरे फ्रेम का ध्यान किस तरह से रखा जाएगा, उसमें हर चीज़ को किस तरह से ऐड किया जाएगा, आपके शेडोज़, आपके कलर्स और आपके ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंबल, लाइट, सेट जहाँ पर बन रहा है उसकी लाइट के बारे में, आपके कैमरा एंगल्स क्या होंगे या कैमरा मूव्स क्या होंगे या किस किस्म के कैमरास आप यूज़ करना चाहेंगे उस सर्टन सीन या प्लॉट, सर्टन प्लॉट के लिए या पीस ऑफ प्लॉट के लिए आप कह लें। तो ये तमाम चीज़ें जो आती हैं सिनेमाटोग्राफी में आती हैं और ये बहुत डिटेल्ड वर्क होता है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा इसमें आप समझ लें कि अप्रिशिएट किया गया है। तो जी दोस्तों, सिनेमाटोग्राफी में और क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि हर एंगल या फ्रेम के अंदर हर चीज़ को जो है वो इसके अंदर सेट किया जाता है। तो उसमें जो बेहतरीन चीज़ जो सामने आई थी देखने वालों के लिए वो उसमें सिंबलिज़म था, उनमें थीम था, और ख़ास तौर पे कलर्स को बहुत विविडली इस्तेमाल किया गया, बहुत केयरफुली और बहुत कॉन्शियसली इस्तेमाल किया गया है। बल्कि वेंस गैलिगन का ये भी कहना था कि कलर्स जो हैं वो उनको इस तरह से रखा गया कि कलर इज़ एवरीथिंग, जो कि आपको सिम्बलाइज़ करी। अब हम सबसे पहले तो बात करेंगे कैरेक्टर डेवलपमेंट पे, क्योंकि ये ड्रामा जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट के बगैर कुछ भी नहीं है, और इसी कैरेक्टर डेवलपमेंट को जो है अपने सिनेमाटोग्राफी में एक्सप्लोइट भी किया गया है। और जितना भी सिम्बलिज्म है, ये जितनी तमाम चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं, उन चीज़ों पर काम इसी के थ्रू किया गया है। सो कैरेक्टर्स जो है मैं उनके नामों ही के साथ जो है बात करूँगी। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोफेसर हैं वो वॉल्टर वाइट है, उनकी बीवी है स्काइलर वाइट, उनका एक बेटा है वॉल्टर वाइट जूनियर। इसके साथ साथ जो एक ओल्ड स्टूडेंट है और वो एक ड्रग एडिक्ट है, वॉल्टर वाइट का स्टूडेंट है, जैसे पिंकमैन, और वॉल्टर वाइट का बहनोई है हैंक श्रेडर, और उसकी बीवी है मैरी श्रेडर। और इसके साथ साथ हमें जो है एंटागनिस्ट में मिलते हैं ख़ास तौर पर सामने आगे आकर वो है गस्टावो फ्रिंग। इसके अलावा अमन ट्रॉट है इसके अंदर। ये तमाम कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ये लीडिंग और मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बात करें। ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट सॉल गुडमैन, द वन एंड ओनली सॉल गुडमैन। अच्छा, इसके बारे में बड़े मज़े की बात है कि सॉल गुडमैन जो है वो मुझे स्टार्टिंग में कुछ बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया है दैट वाज वन ऑफ इट्स ऑन काइंड। और इस चीज़ के लिए जो बेहतरीन उन्होंने उसको एक्सपोजर दिया है वो उसके स्पिन ऑफ बेटर कॉल सॉल में दिया है। आप उसको ज़रूर देखिए, उसके बारे में मैं ज़रूर अलग से बात करूँगी कि वो इस एक सिंगल कैरेक्टर को किस तरह से लेकर चल रहा है। दैट्स रियली यू नो द हेड्स ऑफ का काम है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है इस मामले में। अच्छा जी, कैरेक्टर जो है, चूँकि हम कहानी की डिटेल में नहीं जा रहे हैं तो हम आपको सिंपल बताने की मैं कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो हमारे पास वॉल्टर वाइट जो है वो एज अ प्रोटैगनिस्ट हमारे पास आता है। प्रोटैगनिस्ट एक ऐसा किरदार है जो कि सोसाइटी में या लाइफ में या आपके स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट वो स्ट्राइव करने की कोशिश करता है। इन द एंड ऑफ कोर्स ट्रेजिक इसका एंड ज़रूर होता है, लेकिन वो अपनी स्ट्रगल की वजह से एक तरह का कोड हीरो जो है वो बन जाता है, जो कि अपने कोड्स पर काम करता है। और मुझे लगा कि वॉल्टर वाइट जो है वो यहाँ पर हेमिंगवे के कोड हीरो की तरह ही काम कर रहा है। कोड हीरो जो है वो हीरो तो होता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि उसके तमाम एक्शन सम हाउ फ्यूटाइल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो उनको ज़रूर इसलिए करता है क्योंकि वो अपने अल्फाज पर, अपने उस कोड के ऊपर जिस पर वो चल रहा है वो उस पर कायम रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसकी डिग्निटी में आता है। तो सेम इज़ द केस विद द वॉल्टर वाइट के गलत चीज़ में तो वो पढ़ा, लेकिन उसको ये था कि मैं अपनी फैमिली के लिए अब कुछ कर सकूं, लेकिन एंड तक उसने जो कुछ भी किया उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहरहाल उसने भुगते। और अब वो चूँकि ये सब कुछ कर चुका था, इसलिए उसने उसको फेस करना भी खुद जाना। उसके एंड पर उसकी डेथ जो है, जो खुद से उसने अपने लिए इनवाइट की थी, वो इस चीज़ का सिंबल नज़र आती है। वॉल्टर वाइट जो है वैसे भी एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट है जो कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने एक्शंस या अपने प्राइड में या अपने काम की परफेक्शन के अंदर जब खुद से डिसीजन लेना शुरू करते हैं तो किस तरह से आप स्ट्राइव करते हैं और किस तरह से यूनिवर्स जो है आपको स्ट्राइव कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास इसके साथ जो कैरेक्टर बिल्कुल
रिलेट कर रहा है वो जैसे पिंकमैन का है, जैसे पिंकमैन का कैरेक्टर मेरी नज़र में ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, सॉरी। तो इसके अंदर जो है वो कैरेक्टर इसलिए मुझे ट्रेजिक ज़्यादा लगा कि वो एक मॉडर्न नौजवान है जो कि एक लॉस्ट जनरेशन या लॉस्ट सोल को दिखाया हुआ है। ही वॉज अ सिंपल बॉय जो कि कैनबिस यूज़ करता है, ड्रग यूज़ करता है, लेकिन जैसे ही वो इसमें पड़ता है उसके सामने लाइफ की, उसके सामने सोसाइटी की, उसके सामने जब आपने सोसाइटी से जो अर्न करना है, रिसीव करना है, उसका किस हद तक आपको पे करना पड़ता है, आप चाहे उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, उन तमाम चीज़ों में ये कैरेक्टर इतना ग्रेजुअली चला है कि एक एक स्टेप के ऊपर इस कैरेक्टर को डिसइल्यूजनमेंट होना शुरू हुई, और ये डिसइल्यूजनमेंट अल्टीमेटली उसको अंदर से अब मेक कर रही थी। आपके दोस्तों का जाना, पेरेंट्स का जाना, मनी का जाना, डिसीव होना, गर्लफ्रेंड के चले जाना, फिर आप कार्टेल के साथ फंस जाते हैं और किस तरह से वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं जबकि आपका कोई काम नहीं है, नो वन कैन ट्रस्ट यू इवन, और उसके बाद आपको सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी द फीलिंग ऑफ फिटेलिटी, क्योंकि जो कुछ आपने अचीव किया है एक उसका कांस्टेंट फेयर है। इसके अलावा उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि चीज़ों की डिसइल्यूजनमेंट साथ साथ होती गई। तो वो कैरेक्टर इतनी ग्रेजुअली जो है वो मैच्योर होता है इस सेंसेस के अंदर, और ऑफ कोर्स एरन पॉल ने उसको, कहते हैं ना इंग्लिश में कि ही सिंपली नेल्ड इट। इसके बाद हम इन बीवी की बात करते हैं, स्काइलर वाइट इन वुमेन। वो हमारे लिए एक बहुत ही ट्रेजिक कैरेक्टर के तौर पर सामने आई और बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग जो है मिस कार ने की है उसके अंदर। और बेसिकली वो ट्रेजिक है क्योंकि वो एक सिंपल हाउसवाइफ है जिसे जब इन चीज़ों के बारे में पता लगता है तो वो भी उसी तरह एक वल्नरेबल कैरेक्टर, जस्ट लाइक द वाइट वाटर वाइट इन द स्टार्ट, कि अब इन तमाम सिचुएशन को वो हैंडल करने की किस तरह कोशिश करती है अपने हस्बैंड के साथ, और उन चीज़ों में कहाँ कहाँ तक उसको ब्रेक लगती है, कहाँ कहाँ तक उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। इसमें ये भी है कि चूँकि वॉल्टर वाइट जो है वो जब उसको अपनी ज़िंदगी का पता है या व्हेन डेथ इज़ नियर, तो फिर इंसान बिल्कुल न डर हो जाता है और बिल्कुल बेखौफ होकर हर चीज़ का जो है वो मुकाबला करता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली आगे पता है कि उसका एंड क्या होगा। जबकि स्काइलर वाइट जो है वो चूँकि इस फेज़ से नहीं गुजरी है, इसलिए वो एक स्टेप आगे ज़रूर जाती है लेकिन फिर डर कर पीछे आ जाती है, क्योंकि अगर वॉल्टर वाइट अपनी डेथ को अल्टीमेट फ्यूचर देख रहा है तो वो अपने बच्चों को अल्टीमेट फ्यूचर देख रही है। इसी तरह से हमारे पास हैंक श्रेडर का कैरेक्टर आता है। हैंक श्रेडर का कैरेक्टर एक्चुअली हमारे पास इसमें सारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाए गए हैं, तो हम स्टेज टेक्निक्स में कुछ कॉमिक रिलीफ ज़रूर देते हैं, और हैंक श्रेडर का कैरेक्टर जो है वो एक कॉमिक रिलीफ के तौर पर डाला गया था, क्योंकि उसकी अपीयरेंस और उसकी बोलचाल, वो जिस तरह से बहुत ज़्यादा जॉली है और हर वक्त जो है हर उल्टे सीधे किस्म के जोक्स बनाता है, उसकी आवाज़ जो है वो, उसकी टोन इंटोनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड है दिखाई गई सीन्स के अंदर, तो वो एक थोड़े से कॉमिक रिलीफ को आपके साथ लेकर चलता है। अदरवाइज़ इतने सारे सीरियस कैरेक्टर्स जो हैं और उनके साथ ऑडियंस जो वो काफ़ी हैवी फील करती है, और वो डी है जो कि भरपूर काम करता है, एंड तक पूरी कोशिश करता है कि वो सच तक जा सके, चला भी जाता है और फिर वो उसको भी फेस करता है। उसकी बीवी है जी हमारे पास मैरी श्रेडर, और वो एक बहुत ही टिपिकल सोसाइटी की खातून दिखाई गई है जो कि अपनी लाइफ को चलाने के लिए छोटे छोटे टास्क अपने लिए ढूंढती है। वो टास्क डेफिनेटली कोई जस्टिफाइबल नहीं है। शी इज़ अ शॉपलिफ्टर और थोड़ा बहुत झूठ भी वो बोल लेती है, लेकिन वो एक बहुत टिपिकल जो दिखाई हुई है जो कि अपनी फैमिली या अपने हस्बैंड के साथ भी लॉयल है और कोशिश करती है कि वो किसी तरह से चीज़ों को चला के चले। जबकि स्काइलर जो है वो कम्युनिकेशन में और इसके अलावा चीज़ों को देखने की हद तक काफ़ी ज़्यादा वाइज है और वो सिचुएशन को टैकल करना जानती है। शी इवन नोज़ के आपने किस तरह से प्रिटेंड करना है और कब करना है, यानी कि वो सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करती है। जबकि मैरी जो है वो थोड़ा वल्नरेबल कैरेक्टर दिखाया गया है। इसके बाद हमारे पास जो है एमन ट्रॉट का कैरेक्टर आता है। ये मेन कैरेक्टर्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और वो कैरेक्टर जो है वो भी सिंबल है हमारे पास लॉयल्टी का।
ही इज़ अ वेरी सीरियस मैन, आप उसे बहुत कम हंसता हुआ देखेंगे। और वो कैरेक्टर अगर कहीं पर हंसा है थोड़ा सा भी, थोड़ी सी स्माइल भी दी है, तो एकदम से आपको ये बिलीव होता है कि नहीं, ये चीज़ शायद वाकई ही इतनी मज़ाहिया थी कि इस पर हंसना चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की गई है उस कैरेक्टर ने। एक वो कहते हैं ना कि ग्लू कर दिया है अपने इस कैरेक्टर को, जैसा चल रहा था। और इवन के स्पिन ऑफ में भी उसने अपनी इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा है। इसके बाद हमारे पास जो एक और ख़ूबसूरत कैरेक्टर आता है वो एंटागनिस्ट है। एंटागनिस्ट क्या करता है, प्रोटैगनिस्ट के ऑपोजिट स्ट्राइव करने की कोशिश करता है चीज़ों को। जैसे प्रोटैगनिस्ट हीरो हो भी सकता है, नहीं भी, उसी तरह एंटागनिस्ट विलन हो भी सकता है और नहीं भी। और मेरी नज़र में यहाँ पर जो गुस्टावो फ्रैंक है वो एंटागनिस्ट है, विलन नहीं था। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। एक बहुत ही खामोश किस्म का कैरेक्टर दिखाया गया है जो चीज़ों को बहुत प्लेन स्टर्न कोल्ड एक्सप्रेशन के ज़रिए ऑब्ज़र्व करता है और बहुत खामोशी से इनके ऊपर काम करने की कोशिश करता है। आउटसाइड एक बहुत ही काम, जस्ट लाइक अ वेरी स्टेबल, कहते हैं कि कूल एज क्यूकम्बर है, लेकिन इनसाइड मुसलसल उसके जहन में कुछ ना कुछ जो है वो चलता रहता है। एक स्टॉर्म जो है वो रहता है, एक सीक्रेसी रहती है, और आपको क्या कहना चाहिए इसके अंदर कि कुछ साजिश या कॉन्स्पिरेसी वो कर रहा होता है खामोशी से। वो अपरेंटली जो है वो एक फ्राइड चिकन फास्ट फूड जो है वो चेन चलाता है, लेकिन उसके पीछे जो है तमाम काम जो है ड्रग डीलिंग का होता है। और गस के साथ ही वॉल्टर वाइट फंसता है, और उसके बाद फिर कैसे ये कैरेक्टर वल्नरेबल होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये सीक्वेंस पूरे 5 सीजन्स के अंदर आपको दिखाया गया है। जी दोस्तों, अब इसके ऊपर जल्दी से हम बात करते हैं। बहुत जनरल मैं बात कर रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही। अगर मैं डिटेल में जाऊँगी तो आई थिंक इस पर आवर्स लग सकते हैं अगर हम एक एक चीज़ पर बात करें। इस कदर ग्रेट ये ड्रामा है कि इस पर आप एक एक एपिसोड, इवन कि एक सीन पर आप जो है वो अच्छी खासी लंबी बात कर सकते हैं। बहरहाल हम चलते हैं थीम और सिंबलिज़म के ऊपर, जो कि बिल्कुल डिफाइन साथ ही आपको कर देगी कि सिनेमाटोग्राफी जो है उसने कैसे इसमें काम किया है और क्यों वो बेहतरीन करार पाई है इसके अंदर। सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है विजुअल काउंटर पॉइंट को जो है सिनेमाटोग्राफी में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बैकग्राउंड कलर्स जो हैं उनके थ्रू कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया है। समटाइम बैकग्राउंड में आपको फुल कलर नज़र आता है और सामने कैरेक्टर जो है वो शेडो में चला जाता है। तो ये बेसिकली सिंबलाइज़ करता है कि उसके जो भी डिसीजंस हैं वो किस तरह से अब उसको इम्पैक्ट करने वाले हैं। यानी कि थोड़ी सी आयरनी और थोड़ा सा सिंबलिज्म के थ्रू आपको वो तमाम चीज़ें ऑडियंस को बताने की कोशिश की जाती है, जो कि इन वन वे और अदर कैरेक्टर या तो जानता भी है या नहीं भी जानता। या दूसरे अल्फाज में कह लें कि जो बेहतरीन चीज़ थी वो ये थी कि इसमें तमाम कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट, एक मेन थीम जो मुझे नज़र आया वो है वल्नरेबल होने का। कि तमाम कैरेक्टर्स अपनी अच्छाई और बुराई की कोशिशों में स्टिल वल्नरेबल थे। पहले ज़माने में ट्रेजेडी में फेट को हम साथ लेकर आते थे कि जी अल्टीमेटली आप जितना मर्जी स्ट्राइव कर लें, फ़ाइनल डिसीजन जो है वो फ़ाइनल कॉल जो है वो फेट की होती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली आपका जो है हीरो या विलन वो जितना मर्जी स्ट्राइव कर ले, वो वल्नरेबल आएगा टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। इसके साथ साथ एक चीज़ जो कि मॉडर्न ज़माने में चलती है वो आपके एग्जिस्टिंग क्राइसिस होते हैं। वॉल्टर वाइट अपने एग्जिस्टिंग क्राइसिस की वजह से ही इस हद तक जो है डेवलप होता है कि अब उसको आइडिया है कि सब कुछ ख़त्म तो होना ही है, तो क्यों ना इस दफ़ा बेखौफ वो तमाम काम कर दी जाए। और जब खौफ आपके जहन से निकलता है तो आप हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि हम आम इंसान आम तौर पर इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी कि आपको किस तरह से स्ट्राइव करना है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इसमें मोस्टली काम किया गया है साइंस के साथ, यानी कि आपने जो भी नेक्स्ट डिसीजन लेना है, चाहे वो किसी को मारने का है या चाहे कुछ बनाने का है या कुछ आपको अचीव करने का है, जैसे कि बस ख़राब होती है तो आप उसको ठीक कैसे कर रहे हैं, आप किलिंग कर रहे हैं, आप रेड फॉस्फोरस के थ्रू काम कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने साइंस के थ्रू ली हैं। और ये भी कहा जाता है कि ख़ास तौर पर ब्रेकिंग बैड की टीम ने जो है एक्चुअल डीए की टीम को इसमें शामिल किया था रिकॉर्ड करते हुए, कि ताकि केयरफुली ये चीज़ रहे कि वो एक्चुअल मेथ जो है उसकी रेसिपी जो है वो कहीं आउट ना हो जाए ब्रेकिंग बैड के थ्रू। एनी हाउ, इसके साथ साथ जो हमारे पास सिंबलिज़म आता है
कलर्स का बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया गया है। विंसन ने जो है बहुत ख़ास तौर से कहा था कि कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप इसमें देखिए कि ग्रीन कलर जो है वो बेसिकली आपके प्राइड और आपकी लालच को ज़ाहिर करता है कि यू जस्ट वांट मोर, यू वांट पावर। और हमें वाटर वाइट अक्सर ग्रीन कलर के साथ नज़र आता है। इसके अलावा येलो कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, और येलो कलर जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है वो उस वक्त उस सिनेरियो में ड्रग्स ख़ास तौर पे मैथ को सिंबलाइज करता हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा स्काइलर वाइट जो है वो मोस्टली ब्लू कलर पहनी हुई दिखाई है। ब्लू कलर जो है वो प्योरिटी का और थोड़ी सैडनेस का सिंबल दिखाया हुआ है। मेरी ज़्यादातर जो है ऑब्सेस्ड है विद पर्पल कलर। पर्पल कलर जो है वो जेस्ट का, लॉयल्टी का, थोड़ी इनोसेंस का जो है वो एक सिंबल है, और वो उसी टाइप की है क्योंकि वो एंड पर स्काइलर की बातों में भी आ जाती है, इवन के एंड पर भी आ जाती है। इसी तरह हमारे पास जो है हैंक श्रेडर, और आप ज़्यादातर उसको खाकी में और उसके साथ ऑरेंज कलर जो है वो देखेंगे। ऑरेंज कलर एट द सेम टाइम जो है वो फायर को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा एंगर को, क्योंकि हमने देखा है कि वो बहुत जल्दी जो है वो आउटरेजियस हो जाता है, तो वो उस कलर्स के थ्रू ही उन कैरेक्टर्स को जो है सिम्बलाइज़ किया गया है। और वाटर वाइट बेसिकली ज़्यादातर जो है वो आपको खाकी में नज़र आएगा। इसके अलावा बहुत सारा और हमें इसमें कलर्स के सिंबल मिलते हैं, जैसे पिंकमैन जो है, आप देखिए कि उसकी ड्रेसिंग जो है उसको ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात से रखा गया है कि उसमें कुछ स्पेसिफिकल हमें स्पेसिफाइड कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। एक बहुत आम ही मॉडर्न से और अनअट्रैक्टिव से कलर्स के साथ जो है वो दिखाया गया है। इवन कि उसकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाया गया, एज अ यंग मैन ऑन द स्क्रीन उसको नहीं किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी उस लॉस्ट सोल को ज़ाहिर करती हुई दिखाई हैं, और वो करेक्टर जो है उस लॉस्ट सोल को पर्सोनिफाई कर रहा है। इसी वजह से उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो भी वैसे रखे गए। फिर आप आते हैं एमन रॉड की तरफ। ही इज़ जस्ट हैविंग मोस्ट ऑफ द टाइम द जैकेट, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ब्लैक कलर के साथ नज़र आता है। ब्लैक कलर क्यों ज़रूरी है, एक और चीज़ इसके लिए हम देखते हैं, और वो है गुस्टावो फ्रैंक कॉस्ट्यूम्स, जिसने सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे क्लिक किया था या वो अट्रैक्ट किए थे फर्स्ट टाइम में, कि इन वन वे और अदर उसके पूरे कॉस्ट्यूम्स में ब्लैक कलर का टच हर हालत में दिया जाता है। या तो ब्लैक 3 पीस सूट में है, या ब्लैक पैंट है, अगर और कुछ नहीं है तो येलो शर्ट के ऊपर ब्लैक टाई जो है वो आपको नज़र आएगी। तो ब्लैक कलर जो है वो सिंबल है डेथ का, सीक्रेसी का, कॉन्स्पिरेसी का, सस्पिशन का। और वो हम देखते हैं कि बहुत हद तक जब है कैरेक्टर्स आते हैं स्क्रीन पे या फ्रेम के अंदर, तो उनको ऑलरेडी ये अंदाज़ा है कि ये कलर्स जो हैं वो एक्चुअली उनके उस कैरेक्टर के एक्सट्रैक्ट को सिंबलाइज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है हमें गुस्टावो के बारे में भी नज़र आती है। सेम इज़ द केस विद एमन रॉड, क्योंकि वो भी ब्लैक कलर इस्तेमाल करता हुआ नज़र आया है। जो 2 कज़न्स दिखाए हुए हैं जो कि डेथ को सिंबलाइज़ कर रहे हैं, दे यूजुअली हैविंग सिल्वर ग्रे कलर, मेटल, हार्ड, कोल्ड, इसके ऊपर यानी कि कोई इमोशंस जो हैं वो उसको नहीं कर सकते हैं। और उनके जूते जो हैं उनके ऊपर स्कल्स हैं जो कि सिंपल सिंबल ऑफ डेथ दिखाया गया है। इसके बाद आप ये देखिए कि हेयर जो हैं, बाल, वो किस हद तक काम करते हैं। कि वाटर वाइट वैसे तो एक जेन्युइन है कि ऑफ कोर्स कि वो उसकी जब कैमो होती है तो बाल उतरते हैं, लेकिन हमारे पास सिंबल ये है कि इन द स्टार्ट ही हैड डिज़ायर्स कि आप इसके ऊपर काम करेंगे, आप अपने फैमिली के लिए जो है वो काम करें। लेकिन जब ये होता है बाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। बाल मोस्टली सिंबलाइज़ करते हैं डिज़ायर्स के बारे में। तो अब उसकी वो तमाम डिज़ायर्स ख़त्म हो गई हैं। अब उसके पास अचीवमेंट्स हैं कि मुझे ये पैसा कमाना है, और उसके लिए मैं अब किसी की भी आंखों में आंखें डाल सकता हूँ आसानी के साथ। फिर इसमें जो मेन सिंबल हैं, एक सिंबल आपको इसमें जो है वो नज़र आएगा, ड्रग एडिक्शन है जब जिनको, वो किस तरह से उस फीलिंग्स को दिखाया गया है विजुअल तरीके से, यानी कि ड्रग्स लेने के बाद हाउ यू फील। और सिर्फ ये नहीं कि आप कैसा फ़ील करते हैं, उसकी तमाम सुपरफिशियल जो है वो चीज़ें दिखाई गई हैं। मींस कि उसको फ़ील करने के बाद जो एक हॉलोनेस है, यानी क्योंकि हम बता रहे हैं कि ड्रग्स जो है वो फर्टिलिटी है आपके लिए, नुकसानदेह है, तो उसको बहुत सारे सीन्स में दिखाया गया। ख़ास तौर पर जैसे पिंकमैन की पार्टीज़ के अंदर दिखाया गया है
इसके बाद मेन जो सिंबल्स हैं उसमें ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो एक हमारे पास वो आता है जहाज़ का सीन, पायलट के नाम से वो है एपिसोड, जिसमें वो जहाज़ जो है जब गिरता है और उसकी डिब्री जो है वो गिरती है वॉल्टर वाइट के घर में, तो ये तमाम चीज़ें जो एक तरह का सिंबल थी कि वो जहाज़, वो तमाम बर्डन था, वो तमाम कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके एक्शंस के, जो कि अल्टीमेटली उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर गिरना शुरू हुए। फिर टेडी बियर का हमारे पास सिंबल आता है जिसकी एक आँख जो है वो उसमें से गायब है, और वो आँख जो है 4C का सिंबल दिखाई गई है। इसके साथ साथ स्काइलर के एक बहुत खूबसूरत एपिसोड जिसमें वो बहुत सीरीनली जो है वो जाती है पॉन्ड के अंदर, और ये अब उसकी उस वल्नरेबिलिटी को ज़ाहिर करता है जिसको उसने अब एक्सेप्ट कर लिया, और वो भी उसी चीज़ का हिस्सा आगे बनने के लिए जा रहा है वो कैरेक्टर। यहाँ से उसके ट्विस्ट को सिंबलाइज़ किया गया है। और वॉल्टर वाइट जूनियर जिसने जो थोड़ा सा हमारे सामने जो है सेरेब्रल पाल्सी का है इशू, थोड़ा सा डिसेबल कैरेक्टर है, इसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बाकायदा तौर पर बहुत ट्रेनिंग ली है, और वो हमें इसी चीज़ को ना समझने की और अभी तक एक इनोसेंट वर्ल्ड में रहने वाले बच्चे को सिम्बलाइज़ करता दिखाता है, जो कि इस वक्त जो है बैसाखियों के ऊपर है। वो बैसाखियाँ जो अब इसके माँ बाप ने तोड़ दी या उनको तोड़नी पड़ी या सोसाइटी ने उनसे ले ली, और ये बैसाखियाँ जैसी पिंकमैन को नहीं मिली, इसलिए वो बहुत पहले ही डिसल्यूजन होना शुरू हो गया। फिर एक बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर जो एपिसोड थी वो फ्लाई की थी। वो मक्खी बिल्कुल फ्लाई जो है वो सिंबलाइज क्या करती है, जब वॉल्टर वाइट ये बार बार कहता है कि दिस इज़ कंटामिनेशन ऑल ओवर, यहाँ पर हर जगह पर है, तो वो आपके जहन में अब एक जो कॉन्शियस पिन बैठ गई है, वो मक्खी वो है। वो जब तक नहीं निकलेगी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। वो आपके गिल्ट को दिखा रही है, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन को, कि वो कैरेक्टर किस तरह से जो है वो कंज्यूम हो रहा है अपने ही उस गिल्ट, अपने ही उन एक्शंस के अंदर, कि वो किसी भी और पॉजिटिव चीज़ के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। एक इसके अंदर सिंबल हमारे पास बहुत छोटा सा है लेकिन स्पाइडर का है, जो टॉर्च जो है वो स्पाइडर पकड़ता है, तो बेसिकली इंसान की वो एक कहते हैं ना कि एक साइकोपैथ नेचर के बारे में आता है कि किस तरह से हम किस चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और एंड पर जब वो मर जाता है और वो वहीं पर रह जाता है आपके पास, तो वो जाहिर करता है कि पास्ट जो है वो किसी भी तरह से आपको नहीं छोड़ता है। डेजर्ट इसमें एक बहुत ही प्यारा सिंबल है फ्रीडम का, इंडिविजुअलिज्म का और सेल्फ रिलायंस का, क्योंकि डेजर्ट में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको रास्ता नहीं पता, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो गए हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको हर तरह से रात और दिन में मौसम से भी बचना है, सराउंडिंग से भी बचना है, और वल्नरेबिलिटी से भी बचना है। किस तरह से आपने करना है, ये एक बहुत ही खूबसूरत थीम इन्होंने लिया। ज़्यादातर आपको बैकग्राउंड में जहाँ जहाँ डेजर्ट नज़र आता है वो उन कैरेक्टर्स की इन्हीं तमाम चीज़ों को सिंबलाइज़ करता हुआ नज़र आएगा। तो जी व्यूअर्स, अब आई विश कि मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल से बात कर सकती। अगर आप डिटेल से बात करें तो लिटरली एक एक कैरेक्टर इसमें ऐसा है जिसके ऊपर बहुत संजीदा और बहुत लंबी जो है वो एक बात या बहस जो है वो हो सकती है, लेकिन मुझे चूँकि इसको कम टाइम के लिए कंक्लूड करना था, ऑलरेडी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो कोशिश तो यही है कि मेन जितना भी क्रक्स था मैं उसको ऐड कर सकूँ, और एंड पर जो है मैं वो बात ये करूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्शन हमें नज़र नहीं आता है, स्टोरी प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मेन फोकस जो है आपके प्लॉट के ऊपर है, आपकी सिनेमाटोग्राफी पे है और आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर है, क्योंकि ये कैरेक्टर्स अपनी सिचुएशंस के साथ ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ डेवलप होते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, लर्न भी करते हैं और फिर रीलर्न करते हुए दिखाए गए हैं। एक एक सिंगल कैरेक्टर अपनी अपनी जगह पर उस तमाम कोशिश, उस तमाम एफर्ट से गुज़रता हुआ दिखाया गया है, और उसके फ़ौरन बाद उसकी अपीयरेंस, उसके अल्फाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत चेंज आती है, एंड इट इज़ क्वाइट नेचुरल वे कि इतनी खूबसूरती से करेक्टर डेवलप हुआ है। इसके अंदर एडवेंचर नहीं रखा गया कि बस ये एक्शन हुआ और फौरी तौर पर कुछ हैवी से डायलॉग्स जो है वो उस करेक्टर ने बोले और साथ ही जो है सिनेरियो टर्न हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इवन कि गस्टावो फ्रिंक का करेक्टर स्मूथ सेलिंग के साथ चल रहा है, और बिल्कुल एंड पर आकर एक अल्टीमेट एक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है उसकी डेथ का। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें इसमें नज़र आएंगी। और ज़ेमेंडर्स की जो है वो एपिसोड बहुत ही खूबसूरत है, शेली की नज़म के ऊपर है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रैंडर दिखाया गया है, और अल्टीमेटली
क्या होता है कि वो ग्रैंडर वाला जो बंदा है ओzymandias, वो अब जब ज़मीन पर गिरता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और अपने उन तमाम कोशिशों, अपनी उन तमाम अच्छी या बुरी या पॉजिटिव या नेगेटिव कोशिशों के बावजूद भी वो बहुत से लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता और रोने और टूटने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं है। और लास्ट में जो खूबसूरत चीज़ मुझे लगी कि ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं बेसिकली वो आपकी मंडन वर्ल्ड के साथ को कनेक्ट कर रहे हैं आपकी आउटरेजियस नेचर के साथ, जिस किस तरह आपकी मंडन वर्ल्ड जो है वो आपको अफेक्ट करती है और किस किस तरह आपकी नेचर आउटरेजियस होती जाती है टुवर्ड्स सर्टन स्टीरियोटाइप्स या सर्टन लॉस के बारे में, जिनके बारे में एक प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट सवाल उठाते हैं कि ये किस हद तक और कैसे वैलिड हैं और इनको कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आप के सामने हम रखते हैं कि हम आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं अगर रियल लाइफ में आपको इन चीज़ों के लिए कंट्रोल मिल सके तो। इसीलिए इसके अंदर हमारे मेन जो दो थे एंटैगनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट वो बिल्कुल इक्वल थे एक्टिंग के अंदर। वो कैरेक्टर्स खुद बहुत ज़्यादा हैवी थे या फुल ऑफ वेट थे दिखाए हुए, और जो एक्टर्स हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसके साथ जस्टिस किया है। एक एक कैरेक्टर अपनी जगह पर ना सिर्फ परफेक्ट है बल्कि ख़ूबसूरत है और बिल्कुल बेस्ट दिखाया गया है। और मैं इसको रेकमेंड ज़रूर करती हूँ कि ड्रामा पढ़ने वाले या लिटरेचर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रूर देखें, एपिसोड्स को रोक रोक कर देखें और इसकी तमाम टेक्निकल चीज़ों के ऊपर अगर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत मेहनत से तमाम टीम ने काम किया है और एक सिंपल स्टोरी की जगह आपको हर एपिसोड हर सीज़न में बहुत हैवी थीम्स दिखाने की कोशिश की है। फिर हाज़िर होंगे और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। किसी की सबकी भी राय देनी हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।